अक्सर हमें लगता है कि दुनिया की सबसे मशहूर भूतिया कहानी किसी आत्मा या लाल आंखों वाले साए से शुरू हुई थी। पर सच तो ये है कि इसकी शुरुआत एक इंसान ने की थी, एक .35 कैलिबर राइफल के साथ। सही कहा आपने। आज हमारे पास पुलिस की डीक्लासिफाइड फाइल्स, फोरेंसिक रिपोर्ट्स और कोर्ट के ट्रांसक्रिप्ट्स का पूरा एक ढेर है। तो इस गहरे विश्लेषण में हम हॉरर फिल्मों का वो झूठा पर्दा हटाएंगे और हमारा मिशन ये समझना है कि दस्तावेजों के हिसाब से उस घर में असल में हुआ क्या था। ये एक बहुत ही जरूरी चर्चा है। बिल्कुल। क्योंकि हम लोग ना इन डरावनी कहानियों में इतना खो जाते हैं कि भूल ही जाते हैं कि 112 ओशन एवेन्यू की असली डरावनी बात कोई भूत नहीं था। बिल्कुल। वो एक क्राइम था। वो नवंबर 1974 में हुआ। 6 लोगों का एक बहुत ही बेरहमी से किया गया मर्डर था। इन पुलिस दस्तावेजों से साफ पता चलता है कि ये मामला ना पारलौकिक कम और मनोवैज्ञानिक ज्यादा है। तो चलिए सीधे 13 नवंबर की उस रात पर चलते हैं। रात के वक्त एक 23 साल का लड़का रोनाल्ड डिफियो जूनियर अचानक से बदहवास हालत में एक लोकल बार में घुसता है और चिल्लाता है कि उसके परिवार को किसी ने गोली मार दी है। और जब पुलिस वहां पहुंचती है ना, तो उन्हें जो क्राइम सीन मिलता है वो सच में फोरेंसिक नजरिए से बहुत ज्यादा हैरान करने वाला था। हैरान करने वाला कैसे? मतलब क्या अजीब था वहां? देखो, घर में माता पिता और 4 भाई बहन थे। सभी 6 लोगों के शव अपने अपने बिस्तरों पर बिल्कुल सीधे पड़े थे, मतलब पेट के बल, जिसे फेस डाउन कहते हैं। किसी ने कोई मूवमेंट नहीं की थी। यहीं पर मुझे फाइल्स पढ़ते वक्त कुछ समझ नहीं आया। ये लिटरली किसी अगाथा क्रिस्टी के लॉक्ड रूम मिस्ट्री नॉवल जैसा लगता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। क्योंकि कातिल बाहर से नहीं आया था, वो घर के अंदर का ही हिस्सा था, इसलिए किसी भी तरह का कोई फोर्सफुल एंट्री का निशान नहीं मिला। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर 6 लोगों को बिना साइलेंसर वाली राइफल से मारा गया, हाँ, जो कि बहुत आवाज करती है, राइट, तो किसी पड़ोसी ने गोलियों की आवाज क्यों नहीं सुनी? और उससे भी बड़ी बात, किसी ने बचने की कोशिश क्यों नहीं की? कोई स्ट्रगल का निशान क्यों नहीं था वहां? ये बहुत ही वैलिड सवाल हैं, पर पुलिस रिपोर्ट्स इसका एक बड़ा ही लॉजिकल कारण बताती हैं। पहली बात, उस रात एमिटिविल में बहुत ही भारी तूफान आया हुआ था। ओह, तूफान की वजह से? आमा, तेज हवाओं और उस विशाल घर की जो बनावट थी, मतलब जो अकूस्टिक्स थे वहां के, उन्होंने गोलियों की आवाज को बाहर जाने से काफी हद तक दबा दिया था। और जहां तक बिना स्ट्रगल के मरने की बात है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि पहली गोली चलने के बाद बाकी परिवार शायद नींद से जाग गया था। तो उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं? क्योंकि गोलियों की वो गगनभेदी आवाज और उस खौफनाक सिचुएशन ने उन्हें साइकोलॉजिकली बिल्कुल सुन कर दिया था, जिसे हम आम भाषा में फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं। ओ, मतलब डर के मारे शरीर का एकदम पैरालाइज हो जाना, जैसे लोग डर कर एक जगह जम जाते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल वही हुआ था उनके साथ। चलो, ये तो थोड़ा समझ आता है। लेकिन जब पुलिस रोनाल्ड से पूछताछ करती है तो वो पहले माफिया पर ब्लेम डालता है और फिर बाद में कबूल करता है कि घर में कुछ आवाजें थीं जिन्होंने उसे मर्डर करने का ऑर्डर दिया था। यहीं से वो सारी सुपरनैचुरल थियरी शुरू हुई। पर मुझे इस बात पर सच में शक है। मतलब, क्या ये सिर्फ एक क्रूर क्राइम से बचने और इंसैनिटी डिफेंस लेने की, यानी खुद को पागल साबित करने की एक चाल नहीं थी? एकदम सही पकड़ा आपने। और कोर्ट की जो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं वो पूरी तरह से इसी बात की पुष्टि करते हैं। रोनाल्ड ना बार बार अपनी कहानी बदल रहा था वहां। तो उसने आवाजों वाली कहानी क्यों बनाई? क्योंकि डिफियो को पैसों की जरूरत थी और उसे पता था कि अगर वो खुद को पागल साबित कर दे तो वो उम्र कैद से बच सकता है। ये आवाजों वाली थ्योरी पूरी तरह से एक लीगल स्ट्रैटेजी का हिस्सा थी जो उसके वकील विलियम वेबर ने बड़ी चालाकी से बनाई थी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस जघन्य हत्याकांड ने उस घर की प्रॉपर्टी वैल्यू इतनी गिरा दी कि ठीक 1 साल बाद लुत्स परिवार ने उस हवेली को बिल्कुल कौड़ियों के भाव खरीद लिया। बिल्कुल, लेकिन उनका वहां रहना सिर्फ 28 दिन ही चल पाया। हाँ, और उसके बाद वो अपना सारा सामान छोड़कर ऐसे भागे जैसे सच में कोई खौफनाक चीज उनके पीछे पड़ी हो। उन्होंने बहुत सारे दावे भी किए थे। और यहीं से असल तथ्य और फिक्शन आपस में टकराते हैं। लत्स परिवार ने दावों की एक झड़ी लगा दी थी मीडिया में, जैसे अचानक कमरों का ठंडा होना, लाल आंखें दिखना, और उनका वो मशहूर दावा कि एक पादरी को किसी अदृश्य शक्ति ने गेट आउट चिल्लाकर कहा था। वेट, क्या? पर ये सारी बातें तो अनऑफिशियल दस्तावेजों से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो क्या ये सब झूठा था?
तो कि वो जो पादरी वाला किस्सा है उसको तो बहुत बड़ा बनाकर पेश किया गया है पॉप कल्चर में। दिलचस्प बात यह है कि बाद में खुद उस वकील विलियम वेबर ने एक इंटरव्यू में इस बात को स्वीकार किया था। उसने क्या स्वीकार किया? उसने बताया कि उसने और लत्स परिवार ने मिलकर वाइन की कई बोतलों के साथ बैठकर इस पूरी हॉरर स्टोरी को गढ़ा था। अरे बाप रे, सच में? हाँ, इसका मकसद सिर्फ एक किताब की डील पाना था और रोनाल्ड की अपील के लिए एक नई कहानी तैयार करना था। ये कोई खौफनाक सुपरनैचुरल अनुभव नहीं था, बल्कि एक सोची समझी फाइनेंशियल स्कीम थी, पैसों के लिए। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब एक प्रमाणित और दर्दनाक ट्रू क्राइम हत्याकांड को महज एक किताब और पैसों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी घोस्ट स्टोरी में बदल दिया गया। तथ्य यही इशारा करते हैं। असली कहानी उस घर के किसी भूत की नहीं है, बल्कि इंसानी लालच और एक टूटे हुए परिवार के ट्रेजेडी की है। और यही चीज हमें आज के समय से भी जोड़ती है। सोचने वाली बात यह है कि क्या आज भी हमारा समाज ट्रू क्राइम का इतना भूखा हो चुका है कि मीडिया के फाइनेंशियल फायदे के चक्कर में हम अनजाने में ही लोगों को प्रेरित करते हैं कि वो ऐसी दर्दनाक घटनाओं को मनगढ़ंत डरावनी कहानियों और टूरिस्ट ट्रैप्स में बदल दें? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। के लिए बाजार तैयार नहीं कर रहे हैं। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।